गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग ट्रायल बैलेंस चैप्टर प्रीवियस क्लास में स्टार्ट कर चुके थे और हमने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट डिस्कस किया था और हमने कुछ इलस्ट्रेशंस भी किए थे। तो एक बार हम लोग ये फिर से देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में हमें डेबिट में और क्रेडिट में क्या लिखना होता है। तो जैसा कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि डेबिट में हम असेट्स लिखते हैं, ड्राइंग्स को लिखते हैं, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को लिखते हैं, और डेटर्स तो वैसे भी हमारे असेट्स का ही पार्ट है। तो जितने भी असेट्स हैं, ड्राइंग्स हैं और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये हमारे डेबिट में आएंगे। और क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे? लाइबिलिटीज़, कैपिटल, प्रॉफिट्स, इनकम, गेन्स एंड रेवेन्यू। क्रेडिटर तो ऑलरेडी हमारे लाइबिलिटी का ही पार्ट हो जाते हैं, तो ये चीज़ें हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट भी काफ़ी सिंपल था। जर्नल का फॉर्मेट जैसे हमने किया था उसी तरह का फॉर्मेट है, सिंपल। तो उस तरह से हम लोग ट्रायल बैलेंस कर रहे थे। ट्रायल बैलेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने डिस्कस किए थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने क्लास को मिस किया था वो लोग एक बार ट्रायल बैलेंस का थोड़ा थ्योरी देख लें। सेकंड पेज पे काफ़ी कुछ दिया हुआ है, सेकंड पेज पे ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो इस तरह से हम डेबिट और क्रेडिट में ट्रायल बैलेंस में क्या क्या लिखते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। और ट्रायल बैलेंस को हमें बनाना है गिवन लेजर बैलेंसेज से। दैट मीन्स हमें लेजर बैलेंसेज ऑलरेडी दिए होंगे, हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि हम उसको डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में लिखेंगे। तो आज हम ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में देखिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, जिसमें से मैक्सिमम हमें ऑलरेडी पता है कि कहाँ लिखी जाएंगी। एक चीज़ यहाँ पे हमें बस ध्यान देनी है कि ये जो स्टॉक हमें दिया हुआ है यहाँ पे, स्टॉक ऑन 31 मार्च नॉट एडजस्टेड लिखा हुआ है। जैसा कि जो भी इलस्ट्रेशंस अभी तक आपने देखे उसमें ओपनिंग स्टॉक दिया रहता था। तो मैंने पहले भी बताया है कि स्टॉक हमेशा असेट होता है, वो ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो। लेकिन ट्रायल बैलेंस में आपको सिर्फ ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है, क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते। तो ये पूरा सॉल्यूशन करने के बाद आप देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखा गया है, बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ये दिया हुआ है 15,500। तो अगर हम सॉल्यूशन चेक करें तो देखिए हमको ओपनिंग स्टॉक तो मिल जाएगा। ये रहा ओपनिंग स्टॉक 15,500 डेबिट में लिखा हुआ है क्योंकि एसेट है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हमें कहीं नहीं दिखेगा। इस पूरे इलस्ट्रेशन में आप देख लें, क्लोजिंग स्टॉक कहीं नहीं दिखेगा। और वहाँ पे लिखा हुआ था नॉट एडजस्टेड। तो अगर एडजस्टेड लिखा होगा तो हम उसको लिख सकते हैं डेबिट साइड में, क्योंकि वो असेट होता है। लेकिन जब तक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट नहीं किया गया है तब तक आप उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिख सकते। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते, ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं डेबिट साइड में। तो एक ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, बाकी सारी चीज़ें सिंपल हैं। उसके बाद आगे देखते हैं और क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है ट्रायल बैलेंस बनाते समय। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है नोट में कि क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट इज़ नॉट एडजस्टेड विद परचेजेस। तो क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट हम कहाँ से करते हैं? परचेजेस में से। अगर एडजस्ट हो चुका है तो उसको हम लिखेंगे, और एडजस्ट अगर नहीं हुआ है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर क्वेश्चन में हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है तो उस केस में हमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, ये भी आप ध्यान रखिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का सबसे पहले तो हमको फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हमारा फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उस केस में आप क्या करेंगे? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इन सच अ केस ओपनिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस। तो अब आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? अब आप क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे और ओपनिंग को नहीं लिखेंगे, उल्टा हो जाएगा। अभी तक हम ओपनिंग को लिख रहे थे, क्लोजिंग को नहीं लिख रहे थे। अब आप क्लोजिंग को लिखेंगे और ओपनिंग को नहीं लिखेंगे, और अब आप परचेजेस को भी नहीं लिखेंगे। तो देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 में ये चीज़ दी हुई है हमको। ये देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस कंटेनिंग एरर्स प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे तो गलत ट्रायल बैलेंस दिया है, तो इसको आप ट्रायल बैलेंस मानिए ही मत। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जो आपको दिया है आप यहाँ से डिसाइड करिए कि क्या चीज़ डेबिट में जाएगी, क्या क्रेडिट में जाएगी। यहाँ पे डेबिट में क्या लिखा है, क्रेडिट में क्या लिखा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। जब ऑलरेडी क्वेश्चन ने कह दिया कि ये गलत है तो आपको उसको उधर ध्यान ही नहीं देना। तो अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे हमको दिया है 2,50,000 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो एक्सपेंस होता है, नाम ही लिखा हुआ है कॉस्ट, तो इसको तो आप डेबिट में लिखोगे ही लिखोगे। तो सॉल्यूशन में आप देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट में लिखा गया है। ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट में आया है 2,50,000। और क्वेश्चन में अब आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है।
तो अब आप ओपनिंग नहीं लिखेंगे और क्लोजिंग को लिखेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते समय क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट किया जा चुका है। तो अब क्लोजिंग स्टॉक आपका सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया, डेबिट में आ गया क्योंकि एसेट है, और ओपनिंग स्टॉक देखिए कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब ओपनिंग हम नहीं लिखेंगे और क्लोजिंग को लिख देंगे, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आएगा ही आएगा 2,50,000 रुपये। बाकी सिंपल चीज़ें हैं, उसको तो हम लोग डिसाइड कर चुके हैं पहले भी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमको ट्रायल बैलेंस बनाते समय। तो पहले हमने देखा क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कि आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है तो उस केस में ओपनिंग नहीं लिखा जाएगा, क्लोजिंग लिख दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सस्पेंस अकाउंट। कई बार क्या होता है कि पूरा ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी उसका डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं करता। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप पूरा ट्रायल बैलेंस बना लेंगे तो आपका डेबिट और क्रेडिट साइड बिल्कुल सेम आना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरा ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी आपका डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं करता। तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे? ऐसे में आप क्या करेंगे कि आप जो डिफरेंस आ रहा है उसको सस्पेंस अकाउंट में लिख देंगे। अगर डेबिट साइड कम आ रहा है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आ जाएगा, और क्रेडिट साइड कम आ रहा है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जो इसलिए ओपन किया जाता है कि आप जो डिफरेंस है उसको फॉर द टाइम बीइंग मैच कर दें। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाया गया है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जब हमने टोटल किया तो हमने देखा कि डेबिट साइड 20,000 रुपीज़ कम आ रहा है। तो देखिए डेबिट साइड में सबसे लास्ट अमाउंट लिखा हुआ है 20,000, और उसके आगे लिखा है सस्पेंस अकाउंट डिफरेंस इन बुक्स। तो अगर पूरा ट्रायल बैलेंस बना लिया आपने और आप श्योर हैं कि सब कुछ सही लिखा हुआ है और उसके बाद भी डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस को हमेशा हम लोग सस्पेंस अकाउंट में लिखते हैं। और सस्पेंस अकाउंट अगर आपसे पूछा जाता है कि किस तरह का अकाउंट है, तो सस्पेंस अकाउंट एक वैल्यूएशन अकाउंट है। इसको आप नॉमिनल, रियल या पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में मत रखिए। ये एक वैल्यूएशन अकाउंट है, सिर्फ एक टेम्परेरी पर्पस के लिए खोला जाता है। और आगे चल के जब हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर करेंगे तो उसमें हम लोग सस्पेंस अकाउंट के बारे में भी सीखेंगे, और किस तरह से एरर्स को रेक्टिफाई किया जाता है सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, वो भी हम सीखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो इसका तो मतलब यही है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो उस मिस्टेक को अब हम फ्यूचर में सही करेंगे, क्योंकि अभी तुरंत तो ठीक नहीं किया जा सकता, टाइम लगेगा उसमें। तो फॉर द टाइम बीइंग, टेम्परेरीली पर्पस के लिए हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट में। लेटर ऑन हम एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो फॉर द टाइम बीइंग हम बैलेंस को मैच करा लेते हैं सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। तो ये होता है सस्पेंस अकाउंट। तो आज हमने सीखा कि किस तरह से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करते हैं, किस तरह से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लिखते हैं, और किस तरह से हम सस्पेंस अकाउंट को क्वेश्चन में लिखते हैं जब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो अब सभी स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन नंबर 13, 14 और 15 भी देख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पेज नंबर 28 पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप करेंगे। सबसे पहले आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फिर आपको ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रही हैं। शायद मैंने इसे कुछ क्वेश्चंस पहले भी दिए हुए हैं, एक बार फिर मैं क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चंस करने भी नहीं हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 आप बुक में ही कर सकते हैं, ईजी क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर भी नहीं है। तो सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 8 ये आप बुक में ही सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ आपको डेबिट और क्रेडिट लिखना है, और उसके बाद डेबिट के अमाउंट्स और क्रेडिट के अमाउंट्स को ऐड कर लीजिएगा, सेम आने चाहिए दोनों। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे, और इसमें भी आप डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट्स को ऐड कर लें, सेम आना चाहिए। सेम नहीं आता है तो सस्पेंस अकाउंट आप लिख सकते हैं। और लास्ट में बुक के आपके आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो अपने आंसर्स को चेक कर लें। तो सभी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।